21 मई 1991 शाम के लगभग 6 बजे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशाखापट्टनम में अपनी चुनावी रैलीज खत्म करके मद्रास निकलने की तैयारी कर रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी अचानक से हेलीकॉप्टर के पायलट उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें कहा जाता है कि मद्रास जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो राजीव गांधी निराश होकर स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। अपनी गाड़ी में बैठकर जब वो स्टेट गेस्ट हाउस के रास्ते में थे तभी उनकी पुलिस टीम को एक वायरलेस मैसेज मिलता है। कहा जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, हेलीकॉप्टर तैयार हो गया है उड़ान के लिए। तो राजीव गांधी एक यू टर्न लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। ये इतनी जल्दी में थे कि अपने पर्सनल सिक्योरिटी चीफ ओपी सागर को भी इन्फॉर्म नहीं करते, जो कि एक अलग वैन में ट्रैवल कर रहे थे। ये हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम के बिना ही मद्रास पहुंच जाते हैं। रात के करीब 8:30 बजे मद्रास एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कई सारे नेता राजीव गांधी को रिसीव करने आते हैं। इस रात इनको श्री पेरुम्बुदूर में एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करना था। ये पहले से ही रैली के लिए लेट हो चुके थे। रात के 10:10 ये श्री पेरुम्बुदूर पहुंचते हैं। गर्मी के इस मौसम में भी हजारों कांग्रेस सपोर्टर्स राजीव गांधी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। एक गाने की आवाज सुनाई दे रही थी जिसमें राजीव और इंदिरा गांधी की तारीफ की जा रही थी। लगभग 10:19 राजीव गांधी जैसे ही मंच की ओर एक कदम आगे रखते हैं तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ चंद सेकंड में चारों ओर धुआं, लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है, अफरा तफरी मच जाती है। बाद में पता चलता है इस ब्लास्ट में 18 लोग मारे गए, जिनमें से एक राजीव गांधी खुद भी थे। I dream of an India strong, independent, self-reliant, and in the forefront and the front rank of the nations of the world. In the service of mankind. 22 मई की सुबह अखबार में एक खबर छपती है। पूरा देश देखकर हैरान था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जो भुवनेश्वर में एक रैली में थे उसे बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस आ जाते हैं। तुरंत एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के सारे चीफ्स शामिल थे, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड्स। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी के पास भी इस असैसिनेशन को लेकर कोई जवाब नहीं था। ये एक नेशनल एम्बैरेसमेंट का मोमेंट था। कोई नहीं बता पा रहा था कि यह हमला कैसे हुआ और किसने किया। यह इंडिया की हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस असैसिनेशन बनने वाला था। क्योंकि बात क्या थी दोस्तों, इससे पहले जो दो सबसे बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस हुए थे देश में, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन, उन दोनों केसेस में उनके हथियारों को ऑन द स्पॉट ही पकड़ लिया गया था। लेकिन इस बार कोई नहीं जानता था कि किलर कौन है और कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं था। ब्लास्ट की वजह से सारा सबूत डिस्ट्रॉय हो चुका था। ब्लास्ट करने वाले अटैकर की आइडेंटिटी भी अनक्लियर थी और कोई कॉन्क्रीट लीड भी नहीं थी। यह पूरी तरीके से एक ब्लाइंड केस था। सबको अब इसी बात का डर लग रहा था कि इसी वजह से यहाँ पर कंस्पिरेसी थ्योरीज ना बनने लग जाए। अगर अगले कुछ दिनों में क्लियर नहीं हुआ कि इसके पीछे कौन था तो जाहिर सी बात है मीडिया में और जनता में अफवाहें फैलने लगेंगी। इस अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से डील करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। इस एसआईटी को लीड करने के लिए उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर चुनते हैं आईपीएस ऑफिसर डीआर कार्तिकेयन को। इन्हें पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल करने की आर्ट के लिए उस वक्त बड़ा जाना जाता था। एसआईटी की टीम में इनके साथ देश के टॉप ऑफिसर्स शामिल थे, एनएसजी के हेड से लेकर मल्टीपल एक्सपीरियंस्ड आईपीएस ऑफिसर्स। एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और हाईली केपेबल टीम। इस टीम के सामने एक ही टारगेट था, पता लगाओ कौन है जिम्मेदार राजीव गांधी की असैसिनेशन के पीछे। इस केस को एक कंस्पिरेसी थ्योरी बनने से रोकना था और इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना था। इसी समय के दौरान दोस्तों इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट अनिरुद्ध मित्रा इस केस को शुरू से कवर कर रहे थे। शुरू से लेकर एंड तक वो इस केस को बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं और साल 2022 में जाकर वो अपनी किताब पब्लिश करते हैं, 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधीज असैसिन। और अब सोनी लिव ने इस किताब की एक बड़ी शानदार अडेप्टेशन करी है एक वेब सीरीज में, द हंट राजीव गांधी असैसिनेशन केस, डायरेक्टेड बाय नागेश कुकुनूर। Rajiv Gandhi is alive. What is your name, sir? And where are you calling from? ट्रेलर देखकर तो बहुत ही दिलचस्प लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि ये सही मौका होगा आपको इस इंसिडेंट की पूरी सच्ची कहानी बताने का। आइए जानते हैं राजीव गांधी असैसिनेशन की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू की जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। क्राइम सीन से मिले ज्यादातर सबूत धमाके में ही तबाह हो चुके थे और जो कुछ बचा था उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल था। मीडिया में अफवाहें चलने लग गई थी कि इसके पीछे एलटीटीई, एक तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिम्मेदार हो सकती है। तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रॉ चीफ जीएस वाजपेयी को बुलाकर मीडिया में इस स्पेकुलेशन के बारे में पूछते हैं, क्या सही में राजीव गांधी को एलटीटीई ने मारा था? जीएस वाजपेयी जवाब में कहते हैं कि एलटीटीई के इंटरनेशनल सेक्रेटरिएट के चीफ साथा शिवम कृष्ण कुमार एलियास
किट्टू इस असैसिनेशन से कोई भी लिंक डिनाई करते हैं। जीएस वाजपेयी प्रधानमंत्री से कहते हैं कि किट्टू एलटीटीई में रॉ का ही एक आदमी है और रॉ को नहीं लगता कि इसमें कोई भी विदेशी साजिश है। साथ ही में इस असैसिनेशन के पीछे कश्मीर या सिख मिलिटेंट्स के होने की संभावना को भी डिनाई किया जाता है। 22 मई की सुबह तमिलनाडु के फोरेंसिक लैब्स के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखरन जब अखबारों को पढ़ रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने पूरे केस को बदल कर रख दिया। अखबारों में इस क्राइम सीन की फोटोज छपी थी और गौर से देखने पर दिख रहा था लाशों के ढेर के बीच एक कैमरा। ये तो कैमरा लग रहा है। उन्हें लगा कि ये कैमरा इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। डॉक्टर चंद्रशेखरन अपनी टीम को इस कैमरा को ढूंढने का आदेश देते हैं। पता चलता है कि ये कैमरा हरि बाबू नाम के एक फोटोग्राफर का है जिनकी खुद इस ब्लास्ट में मृत्यु हो चुकी है। ब्लास्ट के बाद इस कैमरा को सीआईडी ने रिकवर कर लिया था। सीआईडी का एक आदमी डॉक्टर चंद्रशेखरन से मिलता है और इनकी टीम को कैमरा की फिल्म से 10 फोटोग्राफ्स मिलती है। इनमें से एक फोटो बड़ी खास थी। एक फोटो जिसमें देखने को मिलता है हरे और नारंगी रंग का सलवार कमीज और चश्मा पहने एक औरत चंदन की माला लेकर खड़ी थी और इस औरत से कुछ ही दूर व्हाइट कुर्ते पजामे पहने एक आदमी एक जर्नलिस्ट की तरह नोटबुक हाथ में लिए खड़ा। क्राइम सीन पर मिले छोटे मोटे सबूतों के आधार पर अब तक ये तो साफ हो गया था कि यहाँ पर एक ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। इस बम को स्टेज के अंदर या किसी गाड़ी के नीचे रखा नहीं गया था बल्कि एक इंसान के ऊपर ही लगाया गया था। फोरेंसिक लैब को एक ब्लू डेनिम कपड़े के साथ वायर्स और उसमें हरे और नारंगी रंग के धागे मिले थे। इससे यह साबित हुआ कि इस फोटो में दिख रही ये औरत खुद ही एक्चुअली में ह्यूमन बॉम्ब थी। वायर्स के एंड में क्लॉथ फाइबर मिला, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का। वही वुमन हमारी बॉम्बर है। इन्हीं फोटोज में तमिलनाडु पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर अनुसुया को राजीव गांधी के पास भी देखा गया था। इस ब्लास्ट के बाद वो बुरी तरीके से जल गई थी और हॉस्पिटल में थी, लेकिन फॉर्चुनेटली जिंदा थी। अनुसुया बाद में बताती है कि उन्होंने इस बॉम्बर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन राजीव गांधी ने उसे अपने पास बुला लिया। राजीव गांधी ने उनसे कहा, डोंट वरी, रिलैक्स। उसके बाद वो औरत राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी और जैसे ही राजीव गांधी उसे उठाने के लिए नीचे झुके, ब्लास्ट हो गया। अनुसुया ने यह भी बताया कि फोटोग्राफर हरि बाबू ही इस औरत की वीआईपी एरिया में एंट्री कराने आया था। तो अब एसआईटी को यह नहीं समझ आ रहा था कि क्या हरि बाबू का भी और उस कुर्ते पजामे पहने आदमी का भी बॉम्बर से कोई कनेक्शन है। क्या ये दोनों लोग भी यहाँ इस साजिश में साथ में शामिल थे। कुछ दिन बाद हरि बाबू के घर पर रेड मारी जाती है एसआईटी के द्वारा और उन्हें वहां पर एक बिल मिलता है। एक बिल एक खरीदी गई चंदन की माला का, वही माला जो फोटो में वो औरत लेकर खड़ी थी। इसके अलावा उन्हें एक बक्सा मिलता है जिसमें एलटीटीई चीफ प्रभाकरन की फोटो थी और हरि बाबू का अपनी गर्लफ्रेंड सुंदरी को लिखा गया एक लेटर। उस लेटर में उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि वो एक डेंजरस मिशन पर जा रहे हैं और इस बात से दोस्तों अब ये चीज साफ हो गई थी कि यहाँ पर एलटीटीई डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है वेदारण्यम के शहर में। पुलिस एक रूटीन चेक कर रही थी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक को रोका जाता है। ये बहुत तेज मोटरसाइकिल चला रहा था। इसके एक्सेंट से पुलिस को शक हो जाता है कि एक श्रीलंकन तमिल है। इंटेरोगेशन के लिए इसे कस्टडी में लिया जाता है और पता चलता है कि ये शंकर कोनेश्वरन था। जब क्राइम सीन की हरि बाबू द्वारा ली गई फोटोज इसे दिखाई जाती है तो तुरंत व्हाइट कुर्ता पजामा पहने व्यक्ति को ये शिवारसन के रूप में आइडेंटिफाई करता है। इसको पूछो शिवरासन कहाँ है? ये बताता है कि शिवारसन एलटीटीई चीफ प्रभाकरन का ट्रस्टेड सोल्जर था। ये भी कन्फेस करता है कि खुद शिवारसन की लीडरशिप में 1 मई को इंडिया में 9 मेंबर हिट स्क्वाड आया था और ये खुद भी उस हिट स्क्वाड का हिस्सा था। पुलिस इसके पास मौजूद सभी सामान को जब्त कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए इस लड़के के पास एक डायरी भी मौजूद थी और इस डायरी में नालिनी नाम की एक लड़की का फोन नंबर लिखा गया था। इसके अलावा दास नाम का भी जिक्र किया गया था। तमिलनाडु पुलिस की क्यू ब्रांच नालिनी से पूछताछ करने भी गई, लेकिन उनको उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। 30 मई 1991 एसआईटी के द्वारा उस फीमेल बॉम्बर और शिवारसन की फोटोज अखबारों में रिलीज कर दी जाती है। कुछ दिनों बाद एसआईटी को एक फोन कॉल आती है। एक आदमी बताता है कि 21 मई की दोपहर को उसकी वाइफ ने उसकी नेबर नालिनी को अखबार में छपे फोटो से मिलते जुलते लोगों के साथ देखा था। ये कहता है कि उस लड़की के हाथ में चंदन की माला भी थी। नालिनी का नाम एसआईटी के सामने अब 2 बार आ चुका था, पहला उस डायरी में और दूसरा फोन कॉल पर यह आदमी अपनी पड़ोसी नालिनी का जिक्र कर रहा था। इसी बीच 11 जून को एक रेड में एजेंसीज को एलटीटीई की प्रोपेगेंडा किताब द सैटेनिक फोर्स की 3000 कॉपीज मिलती है। इस केस में भग्यानाथन नाम के एक आदमी को कस्टडी में लिया जाता है जो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता था और उस पर एलटीटीई का लिटरेचर प्रिंट करने का शक था। इसी की वजह से एसआईटी को एक बड़ा सक्सेस मिलता है। कई घंटे की इंटरोगेशन के बाद भग्यानाथन पुलिस को बताता है कि एक्चुअली में नालिनी उसकी बहन है और फोटोज में दिख रहा वो व्हाइट कुर्ता पजामा पहनने वाला व्यक्ति शिवारसन है। शिवारसन की सिर्फ एक आंख है और उस बॉम्बर का नाम धानु है। यह आदमी पुलिस को साफ शब्दों में बताता है कि उसकी बहन नालिनी और उसका लवर मुरुगन यानी दास भी इस साजिश का हिस्सा थे। इसके अलावा शुभा नाम की एक और लड़की उनके साथ थी। धानु और शुभा आपके वोट को कमजोर करने का काम हो रहा है। ये वोट जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े,
जान दी उन्होंने, संघर्ष किया उन्होंने। ये वोट जिसके आधार पर आप इस देश के नागरिक बनते हैं,